नमस्कार। आज हम तक्षशिला टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क पर जो मटेरियल आया है उसकी गहराई में उतर रहे हैं। और सच कहूं तो इसमें जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है इसकी आखिरी मंजिल, इंट्यूटिव फेज। तो आज हमारी पड़ताल इसी पर है। मतलब कोई टेक्नोलॉजी सेकंड नेचर कैसे बनती है, कैसे वो हमारे दिमाग में इतनी गहराई तक समा जाती है कि उसे इस्तेमाल करने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई फीचर नहीं है, ये एक पूरी अवस्था है। ये वो पॉइंट है जहां टेक्नोलॉजी और इंसान के सोचने का तरीका, मतलब ह्यूमन कॉग्निशन, उसके बीच की लकीर लगभग मिट जाती है। और ये पूरी तरह से हमारे अचेतन मन से ज्ञान के लेन देन पर काम करती है। और इसकी असली ताकत एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट से आती है, जिसे आपके सोर्सेज में डार्क नॉलेज कहा गया है। चलिए तो फिर इसी से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी इंट्यूटिव है तो इसका मतलब क्या है? आपके सोर्सेज में एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जब टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने की जरूरत खत्म हो जाए तो समझो वो इंट्यूटिव फेज में आ गई है। साइकिल चलाने वाला उदाहरण तो हम सब जानते ही हैं। शुरू में पूरा ध्यान बैलेंस पर होता है, पर बाद में तो अपने आप चलता है सब कुछ। हाँ, और यही इसकी सबसे सरल परिभाषा है। ये वो चरण है जहां टेक्नोलॉजी हमारे कॉन्शियस दिमाग के दायरे से बाहर चली जाती है। यूजर को किसी मैनुअल की जरूरत नहीं होती। सिस्टम इतना सहज होता है कि वो अक्सर यूजर के इरादे का अंदाजा लगाकर ही काम करता है। मतलब इससे पहले कि यूजर उसे कोई कमांड दे। एग्जैक्टली। जैसे जब आप कार चलाते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि अब मुझे क्लच दबाना है। आपका शरीर ये काम खुद ब खुद करता है। लेकिन ये तो 7वां चरण है। इससे पहले के जो 6 चरण हैं वो इसकी नींव कैसे रखते हैं? क्या हम स्मार्टफोन के उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ, स्मार्टफोन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सोचिए, इसका डेफिनेशन फेज वो था जब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था कि एक डिवाइस में फोन, कैमरा, सब कुछ होगा। ठीक है। फिर आया स्ट्रक्चर फेज, जिसमें टच स्क्रीन, ऐप स्टोर, एक बेसिक ओएस का ढांचा बना। उसके बाद कॉग्निटिव फेज में हमने आइकन्स को पहचानना और पिंच टू जूम जैसे जेस्चर सीखना शुरू किया। ये सब दिमागी काम था। हाँ, ये सब सचेत प्रयास थे, सीखने की एक प्रक्रिया थी। और इंट्यूटिव फेज में ये सब बदल जाता है ना? बिल्कुल। इंट्यूटिव फेज में ज्ञान का ये लेन देन अचेतन यानी इम्प्लिसिट हो जाता है। हमारा दिमाग फोन के साथ इंटरेक्शन को एक आदत बना लेता है। और ये आदत बनती है सालों के अभ्यास और दोहराव से, जिसे स्रोत में एक खास नाम दिया गया है, साइक्लोजॉइड रिहर्सल। साइक्लोजॉइड रिहर्सल, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। पर इसका मतलब सिर्फ रटना नहीं है। इसका मतलब है एक गहरा अचेतन फीडबैक लूप बनाना। आप सिर्फ एक काम को दोहरा नहीं रहे, बल्कि आपका दिमाग उस काम से जुड़ी गलतियों को भी बिना सोचे समझे सुधारना सीख रहा है। अच्छा। इसीलिए तो आज हम बिना देखे टाइप कर लेते हैं। ये सब उसी का नतीजा है। ओके, रुकिए। आपने शुरू में एक शब्द का इस्तेमाल किया था जिसने मेरा ध्यान खींच लिया था, डार्क नॉलेज। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये है क्या? हाँ, ये नाम ही ऐसा है। पर ये इस चरण की सबसे बड़ी और कह सकते हैं अदृश्य शक्ति है। डार्क नॉलेज हमारे दिमाग में जमा वो ज्ञान है जो अनुभवों से आता है, जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और जो अक्सर हमारे अचेतन मन में रहता है। मतलब गट फीलिंग जैसा कुछ? एक तरह से हाँ। ये वो ज्ञान है जो हमें पता है कि हमें पता है, पर हम ये नहीं बता सकते कि हमें ये कैसे पता है। इसका टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई उदाहरण? ये काम कैसे करता है? सबसे आम उदाहरण है स्मार्टफोन का प्रेडिक्टिव टेक्स्ट। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे मन की बात पढ़ रहा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। मैं एक शब्द लिखती हूँ और वो अगला पूरा वाक्य सुझा देता है जो मैं सोच रही थी। बस वो आपकी भाषा और आपके लिखने के तरीके के डार्क नॉलेज पर ही काम कर रहा है। या फिर अडैप्टिव इंटरफेस, जो हमारे इस्तेमाल करने के तरीके को देखकर खुद को बदल लेता है। ये डार्क नॉलेज ही उन महान आइडियाज को जन्म देता है जो बनने के बाद लगते हैं कि अरे ये तो जाहिर सी बात थी। ये तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब क्या ये डार्क नॉलेज हमेशा सही होता है? अगर हमारा ये सहज ज्ञान किसी पुरानी या गलत आदत पर आधारित हो तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हमें कुछ बेहतर सीखने से रोक सकती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। डार्क नॉलेज हमारे पिछले अनुभवों का निचोड़ है, और अगर वो अनुभव ही फ्लॉड हों तो हमारा अंतर्ज्ञान भी हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। तो फिर डिजाइनर्स के लिए तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी। उन्हें न सिर्फ यूजर के डार्क नॉलेज का फायदा उठाना है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे धीरे धीरे सही दिशा में ढालना भी है। खैर, अगर हम ये मान लें कि डिजाइन अच्छा है, तो हम पहचाने कैसे कि कोई टेक्नोलॉजी इस सहज चरण में पहुंच गई है? इसके लक्षण क्या है? इसके कुछ साफ संकेत हैं। पहला है
घर्षण में कमी, मतलब यूजर को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में कोई रुकावट महसूस नहीं होती, सब कुछ पानी की तरह बहता है। एकदम स्मूथ। हाँ। और दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है दिमागी बोझ में कमी, रिड्यूस्ड कॉग्निटिव लोड। इसे ऐसे समझिए कि आपके दिमाग की जो अटेंशन है वो एक बैटरी की तरह है। एक मुश्किल सिस्टम आपकी बैटरी बहुत तेजी से खत्म करता है, क्योंकि हर वक्त सोचना पड़ता है कि इसे इस्तेमाल कैसे करूं। बिल्कुल। वहीं एक इंट्यूटिव टेक्नोलॉजी आपकी बैटरी लगभग खर्च ही नहीं होने देती और आप अपनी सारी दिमागी ऊर्जा अपने असली काम में लगा पाते हैं। तीसरा लक्षण शायद रफ्तार से जुड़ा होगा। सही। तीसरा है तेजी से फैसले लेना। फैसले लेने में लगने वाला समय लगभग शून्य हो जाता है। और आखिरी लक्षण है इंसान और तकनीक का सहजीवन, ह्यूमन टेक सिम्बायोसिस। ह्यूमन टेक सिम्बायोसिस। ये वो अवस्था है जब इंसान और टेक्नोलॉजी के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि इंसान कहाँ खत्म हो रहा है और टूल कहाँ से शुरू हो रहा है। ये बात मुझे प्रोफेशनल गेमर्स की याद दिलाती है। उनके हाथ कीबोर्ड पर ऐसी रफ्तार से चलते हैं जो नामुमकिन लगता है। वो ये नहीं सोच रहे होते कि आगे बढ़ने के लिए W दबाना है। हाँ, आगे बढ़ने का इरादा ही एक्शन बन जाता है। कीबोर्ड उनके शरीर का हिस्सा बन चुका होता है। बिल्कुल। जब कोई टेक्नोलॉजी इस स्तर पर पहुंच जाती है तो बाजार पर इसका असर बहुत गहरा होता है। चूंकि सीखने की कोई जरूरत ही नहीं होती, मतलब जीरो लर्निंग कर्व, तो वो बहुत तेजी से फैलती है। जंगल की आग की तरह लोग उस पर भरोसा करते हैं, उसके वफादार बन जाते हैं, क्योंकि जो चीज बिना सोचे इस्तेमाल की जा सके उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। आपके भेजे गए सोर्सेज में तक्षशिला लेवल्स नाम के एक फ्रेमवर्क का भी जिक्र है। ये इस इंट्यूटिव फेज से कैसे जुड़ता है? तक्षशिला लेवल सीखने की महारत को 0 से 5 के स्केल पर नापते हैं। इंट्यूटिव फेज इस स्केल के सबसे ऊंचे स्तर यानी लेवल 5 रिसर्च स्कॉलर के बराबर है। तो एक लेवल 5 का यूजर सिर्फ टेक्नोलॉजी को आसानी से इस्तेमाल ही नहीं करता, वो उससे कुछ ज्यादा कर रहा होता है। हाँ, वो सिर्फ एक यूजर नहीं रहता, वो एक क्रिएटर बन जाता है। क्रिएटर? कैसे? लेवल 5 पर 3 खास बातें होती हैं। पहला, ज्ञान का निर्माण। यूजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते करते अपने आप नए आइडियाज निकालने लगता है। अच्छा। दूसरा, मेटा इनोवेशन, मतलब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी तरह से नए क्षेत्रों में कुछ नया बनाने के लिए करता है। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, वो है सहज ज्ञान को डिजाइन करना। वो खुद एक इंट्यूटिव आर्किटेक्ट बन जाता है। वो ऐसे सिस्टम्स बना सकता है जो दूसरों के लिए भी उतने ही सहज हो। क्या हम इसका कोई असल दुनिया का उदाहरण सोच सकते हैं? जरूर। सोचिए, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर जो अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सिर्फ गाना रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बल्कि संगीत की एक पूरी नई शैली बनाने के लिए करता है। वो टूल्स को इस तरह इस्तेमाल करता है जो बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। एग्जैक्टली। वो म्यूजिक का एक इंट्यूटिव आर्किटेक्ट बन गया है। आपके स्रोत में एक बहुत गहरी लाइन लिखी है, सच्ची महारत चुपचाप काम करती है, जब तक अंतर्ज्ञान बोलता है सीखना पूरा हो चुका होता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब कोई चीज सच में सहज हो जाती है तो सीखने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से अदृश्य हो जाती है। वो आपके डार्क नॉलेज का हिस्सा बन चुकी होती है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल को अगर समेटा जाए तो तक्षशिला टेक्नोलॉजी का इंट्यूटिव फेज सिर्फ सफर का अंत नहीं है, ये एक पूरा कायापलट है। ये वो मुकाम है जहां टेक्नोलॉजी हमारे सोचने और काम करने का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। आपने सही निचोड़ निकाला। ये चरण हमें दिखाता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी सिर्फ बनाई नहीं जाती, उसे जिया जाता है, उसे शरीर और दिमाग में उतारा जाता है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग की जीत नहीं, बल्कि ये इंसान और तकनीक के एक साथ हो रहे विकास यानी को-एवोल्यूशन का अगला पड़ाव है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज्यादा सहज होती जाएगी और हमारे सचेत दिमाग की पकड़ से बाहर काम करने लगेगी, तो क्या हम कभी पूरी तरह से जान पाएंगे कि हमारे अपने विचार कहाँ खत्म होते हैं और टेक्नोलॉजी का असर कहाँ से शुरू होता है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।